सभी व्यूअर्स का हमारा यूट्यूब चैनल रणदीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें जानेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे तथा उससे रिलेटेड जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा उन सभी पे हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उपराष्ट्रपति से कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की अगर तुलना की बात की जाए तो वह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या राष्ट्रपति के लिए भी यही शर्तें हैं? तो नहीं, राष्ट्रपति की अगर तुलना की बात की जाए तो इससे पहले हम लोगों ने जब राष्ट्रपति के प्रश्नों का अध्ययन देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि भारत का राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित था। तो ऑप्शन में वहाँ भी था कि अमेरिका के राष्ट्रपति से, कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति से, कि फ्रांस के राष्ट्रपति से, और एक अन्य ऑप्शन था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था ब्रिटेन के सम्राट से तुलना करना काफ़ी उचित था वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिटेन का संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है, जिस प्रकार से ब्रिटेन के जो राजा अथवा रानी देश का औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख होते हैं तथा भारत में संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और जितने भी जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे ही क्या होता है, वो क्या होता है, कार्य होता है। तो इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के रूप में जो तुलना किया गया है वह ब्रिटेन के सम्राट से। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या किया गया, उपराष्ट्रपति के प्रावधान को लिया गया है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बी में देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का पद है क्या है, संविधान में प्रारंभ से ही है, या एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, या एक संविधान अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है। चौथा में राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में इसकी नियुक्ति करता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वह संविधान में ही इसका वर्णन किया गया है। अगर आप देखेंगे संविधान के जो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका पर्याप्त होगा कि भारत के जो संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों को वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को क्या किया गया, दूसरा स्थान दिया गया है। और अनुच्छेद 63 के अंतर्गत इसमें कहा भी गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का व्यवस्था किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो संविधान के प्रारंभ से ही उपराष्ट्रपति का चर्चा किया गया। 3 में देखिए, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता। अर्हता का अर्थ होता है योग्यताएं, क्वालिफिकेशन के संबंध में क्या सही है। उपराष्ट्रपति वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्या वह 35 वर्ष की आयु कम से कम पूरा होना चाहिए, तो वह भी सही है कि वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। सी में हम लोग देखते हैं, सी में कह रहा है राज्यसभा का सदस्य हो। क्या ऐसा कहा गया है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को आपको मालूम होना चाहिए कि जो उनके वेतन भत्ता दिया जाता है वह उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं, वह राज्यसभा का सभापति होने के लिए। तो क्या होता है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके लिए वेतन एवं भत्ता का प्रावधान किया गया है और वह जो होगा सभापति वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। वह 89 के 1 के अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो राज्यसभा का सभापति क्या होगा, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। अर्थात जो राज्यसभा का सभापति होता है वही तो उपराष्ट्रपति कहलाता है। तो वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, संसद के किसी भी सदन का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट 4 में देखते हैं, उपराष्ट्रपति क्या होता है, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है संसद सदस्य नहीं होता है, ना ही वो लोकसभा का होता, ना ही राज्यसभा का होता है। इसके बारे में 89 के 1 अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो राज्यसभा का सभापति होगा वह राज्यसभा का सदस्य, एक तो राज्यसभा का पदेन जो सभापति होगा वह राज्यसभा का तो अध्यक्ष होगा ही होगा, सभापति होगा ही होगा, और साथ में वह जो सभापति होगा वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। अर्थात राज्यसभा का सदस्य ही उपराष्ट्रपति कहलाता है। और हम लोगों ने यह भी देखा कि इस उपराष्ट्रपति का संविधान में वर्णन किया गया है। जिस तरह से संवैधानिक पदों में के बढ़ता क्रम में राष्ट्रपति का प्रथम स्थान है, ठीक उसके बाद द्वितीय स्थान पर उपराष्ट्रपति का आता है। नेक्स्ट 5 में हम लोग देखते हैं, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल नहीं, लोकसभा का जो पदेन अध्यक्ष वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, बिल्कुल सही बात है कि वह राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति संसद के किसी भी सदन के सदस्य के नहीं होते हैं, संसद के सदस्य वो नहीं होते हैं। हाँ, जो उनकी नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा किया जाता है, वह किया जाता है जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, ठीक इसमें संसद के दोनों सदन भाग लेंगे, लेकिन इसमें सभी सदस्य होंगे। लेकिन राष्ट्रपति में सिर्फ क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें मनोनीत भी हो जाएगा, तो वह हो जाएगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जो सभापति कहलाता है। 3 के बाद हम लोग चलते हैं 5
5 के बाद अगले प्रश्न में चलते हैं 6 में। करा राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व अभी हम लोगों ने देखा कि 89 के 1 में कहा गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वह क्या होगा, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। यानी कि स्पष्ट रूप से 89 के 1 में कहा गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो वह हो जाएगा उपराष्ट्रपति। साथ में देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचन संस्था का सदस्य कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव में जो निर्वाचन कराने वाली संस्था निर्वाचन संस्था के जो सदस्य होते हैं वो संसद के दोनों सदस्य होते हैं। दोनों सदस्य कहने का अर्थ हो गया कि मनोनीत सदस्य भी होगा। जिस तरह से एंग्लो इंडियन में क्या है, एक मनोनीत सदस्य की बात की गई है और ये लोकसभा में, और ठीक उस प्रकार से 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में और ठीक राज्यसभा में 12 सदस्यों का, तो वो सभी सदस्य इसमें क्या होंगे, भाग लेंगे। तो यही अंतर होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित रहते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में तो एक और जो भी विधानसभा के 6 होते हैं वो भी भाग लेते हैं उसमें, राज्यों की विधानसभा भी। हाँ, वो अलग अलग हम लोगों ने चर्चा किया किस तरह से वहाँ पर एक सांसद का वोट निकाला जाता है और एक विधायक का वोट किस तरह से काउंटिंग किया जाता है, तो वो सभी चर्चा हम लोगों ने राष्ट्रपति में कर ली है। 8 में देखिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो संविधान में उपराष्ट्रपति के अधिकतम, या राष्ट्रपति की ही बात की जाए, को अधिकतम क्या क्या गया है, आयु की चर्चा नहीं की गई है कि वो अधिकतम आयु कितना होगा। तो वह हो जाएगा, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। हाँ, वो 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है कि 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन अधिकतम की बात नहीं की गई। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन संबंधी जो बात किया गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उसमें क्या होते हैं, संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ये आपको पता होगा। तो वह क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है, जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट देखिएगा 10 में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है, यानी कि गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने क्या होना चाहिए, प्रस्तावक करना आवश्यक है। जिस तरह से हम लोगों ने जाना था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए जो निर्वाचन मंडल में जो प्रस्तावक की संख्या था वो कितना था राष्ट्रपति में, वो 50 था। लेकिन इसमें क्या है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ प्रस्तावक पूछ रहा, जो प्रस्ताव करेगा कि राष्ट्रपति होने चाहिए, उनके लिए 20। नेक्स्ट 12 में देखेंगे, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्य अनुमोदक होना चाहिए? तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के लिए यही क्राइटेरिया क्या था, 50-50 था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 में, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा उपराष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार के नामांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये, ये राष्ट्रपति के लिए भी था और उपराष्ट्रपति के लिए भी, जमानत राशि के रूप में क्या करना होता है, जमा करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे 14 में, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? क्या जिस तरह से राष्ट्रपति का अनुच्छेद 57 में हम लोगों ने देखा था पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की है, क्या ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 71 है, जो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो कुछ भी नहीं, 1 से अधिक बार प्रतिबंध है, अधिकतम 2 बार है, अधिकतम 3 बार है, तो क्या है, कुछ भी इसके बारे में प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 1, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे राष्ट्रपति जो दो बार बने। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन को ही देखेंगे तो वह 1952 से लेकर 62 तक क्या हो गए, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। फिर डॉक्टर हामिद अंसारी भी क्या किए, 2 बार उनका कार्यकाल रहा, 2007 से 2012। तो इन प्रश्नों को देखते हुए इस प्रश्न का सही जवाब 1 हो जाएगा। 15 में देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति, क्या सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं, अगर उपराष्ट्रपति के साथ साथ में अगर राष्ट्रपति के भी निर्वाचन संबंधी में कोई विवाद होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का जो
डिसीजन होता है, यानी कि जो उसका निर्णय होता है वह अंतिम और मान्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे 16 में देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि संसद के दोनों सदस्य होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य। तो ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ लोकसभा के बिल्कुल नहीं, राज्यसभा के बिल्कुल नहीं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, हाँ ये पर्याप्त है कहना। इससे स्पष्ट नहीं चल रहा है कि दोनों सदस्य ही होते हैं, तो हो जाएगा सी हो जाएगा, इसमें विधानसभा के तो सदस्य होते नहीं। 17 में देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। बिल्कुल सही बात है कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, मनोनीत और निर्वाचित दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखिए 18 में उपराष्ट्रपति कौन चुनता है। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, आइए वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, और इसमें विधानसभा के भी सदस्य होते हैं, इसलिए यह नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल नहीं। संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, संसद की सही, तो संसद के सदस्यों के द्वारा जो बना निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल वही बनेगा जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे, या तो मनोनीत हो या तो निर्वाचित हो। नेक्स्ट 19 में देखिए जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं, कौन होते हैं। कह रहा जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, कहाँ के होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं, संसद से, संसद के होते हैं कि लोकसभा के होते हैं कि राज्य, तो संसद के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी अधिवेशन में संवेद संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया, यानी कि जो मूल संविधान में क्या बात किया गया था, कहा गया था कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा संयुक्त अधिवेशन के द्वारा किया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, यह जो प्रश्न है सही है कि मूल संविधान में जो बात किया गया था कि जो उपराष्ट्रपति का जो क्या होगा, जो निर्वाचन होगा वह संयुक्त अधिवेशन के द्वारा होगा। यानी संयुक्त अधिवेशन में आपको पता होगा कि लोकसभा लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों उपस्थित होते हैं, अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, तो वह प्रावधान था। लेकिन 11वां संविधान संशोधन जो 1961 में है उसमें क्या किया गया, उस संविधान संशोधन के तहत जो संयुक्त अधिवेशन के द्वारा वो चुनाव का व्यवस्था किया गया था उसे हटा दिया गया। और फिर हम लोगों ने देखा किस तरह से क्या होता है संयुक्त अधिवेशन में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। 21 में देखिए उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है, वह भी 5 वर्ष का होता है। आपके माइंड में शायद लग रहा होगा कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का तो कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 लोग सेवानिवृत्त होते, तो उसके अनुसार आपके माइंड में 6 नहीं 5 होता। हाँ, उपसभापति का जो होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो वह भी ध्यान में रखिएगा। 22 में देखिए उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो उपराष्ट्रपति के गोपनीयता का पद का शपथ कौन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय के। कुछ के माइंड में लग रहा हो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति का पद की गोपनीयता का शपथ वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। 23 में देखिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करना हो तो राष्ट्रपति करेगा, अगर राष्ट्रपति अपना संबोधित करना हो त्यागपत्र तो उपराष्ट्रपति को करेगा। हाँ, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को करेगा तो इसका सूचना लोकसभा अध्यक्ष को कौन देगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो है वेतन वह 4 लाख प्राप्त होता है और राष्ट्रपति का जो 5 लाख था। नेक्स्ट देखिए 25 में उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। बिल्कुल सही बात है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है, अभी हम लोगों ने देखा कि 89 का 1 अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और जो उसकी जो पदेन सभापति है वह क्या होगा, वह संसद यानी कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होगा। और फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो उसके वेतन भत्ता है वह क्या किया जाता है, वह राज्यसभा के सभापति होने के लिए उसे दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं। तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जो समतुल्य वेतन मिलता है वह किसके समतुल्य मिलता है, वह लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के अनुरूप इसे समतुल्य वेतन मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान वेतन भत्ता मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अभी तो हम लोगों ने क्या ऊपर चर्चा हम लोगों ने किया कि जो उसके समतुल्य वेतन होता है लोकसभा अध्यक्ष के,
क्योंकि वह भी लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। और उसके जो वेतन भत्ता जो मिलते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि किसके समान भत्ता मिलता है, तो वह संसदीय सदस्य। अब संसद सदस्य का वेतन भत्ता किस अनुसार मिलता है, आपको पता होना चाहिए कि संसद सदस्य को अपने कार्यालय को चलाने के लिए 45,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, तथा कार्यवाही में भाग लेने के लिए, अगर संसद चल रहा है उसमें भाग ले रहा हो, तो प्रतिदिन 2,000 के हिसाब से दिया जाता है। इस प्रकार से अन्य वेतन भत्ते अलावे मिलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसे भी यहाँ क्या प्रावधान है संसद सदस्य के द्वारा। 27 में देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है, तो वह सिर्फ संसद को है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया का, महाभियोग का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उसी तरह का जो पद्धति होता है या महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है कि पहले क्या करेगा, उसे हटाने के लिए संसद राज्यसभा में यह प्रस्ताव को पास किया जाएगा विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत के द्वारा। 2/3 बहुमत क्या होता है, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 से पारित होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा उसको साधारण बहुमत से पारित करेगा, तब वह राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसमें संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ना ही राज्यसभा ना ही लोकसभा का। नेक्स्ट है 28 में, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटाया जा सकता है, प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। किसमें, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा, तो केवल राज्यसभा में प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है, वह भी विशेष बहुमत से। पारित करने के बाद फिर लोकसभा इसे पारित करेगा, तब उसे पद से हटाया जा सकता है। और जो भी है महाभियोग लाने से पहले यानी उस प्रक्रिया को लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचित होना होगा। और यह भी प्रावधान किया गया कि जब उसके विरुद्ध महाभियोग चल रहा हो तो वह क्या हो सकता है, वह संसद के कार्यवाही में तो भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं दे सकता है, ना ही वो सभापति रह सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, जो करा भारत के उपराष्ट्रपति हैं उसको कौन निकाल सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति निकाल सकता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा निकाल सकता है, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकता है। तो यहाँ प्रश्न यही हो रहा है कि देखिए, चारों प्रश्नों को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें संसद की भूमिका होती है, तो लोकसभा राज्यसभा की चर्चा हुई है, तो ऑप्शन सी ही पर्याप्त होगा। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा या अध्यक्ष किसी की भूमिका नहीं होती है। तो इसमें देखिए, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है, किसके द्वारा, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा होने से पूर्व उसे पद से हटाया जा सकता है, वह संसद के सहमति के आधार पर, और वह भी पहले केवल राज्यसभा में उसके विरुद्ध क्या किया जाएगा, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 से बहुमत पारित होना चाहिए। उसके बाद वो लोकसभा द्वारा क्या करना चाहिए, प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के बाद साधारण बहुमत के द्वारा उसे पारित करना चाहिए। तो वह हो जाएगा राज्यसभा के 2/3 बहुमत पारित प्रस्ताव की स्वीकृति को क्या करे, लोकसभा स्वीकृत कर ले उसको। 31 में देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति, बिल्कुल सही बात है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। कब संभालता है, किन परिस्थिति में, आपको यह पता होना चाहिए कि वह जब अनुपस्थित हो, बीमार हो या अपना कार्य करने में असक्षम हो, इन तीनों परिस्थितियों में क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। जैसे उधर मोरारजी देसाई गए थे, कहाँ गए थे, जब वो बाहर जाते हैं ताशकंद समझौता में, तो वहाँ पे भी उपराष्ट्रपति कार्यभार, तो इस बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे ये मौका मिला है क्या करने का, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का। तो उस समय क्या हो जाता है, उपराष्ट्रपति को जो सभी वेतन भत्ते मिलते हैं वह राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पद के लिए दिया जाता है। उस समय वो राज्यसभा का सभापति नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 32 में, अब माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर वो सभापति नहीं होते तब कौन काम करेगा राज्यसभा का, तो उसके लिए उपसभापति है, फिर उसके लिए 6 क्या किया गया है, पैनल का भी बैठक किया गया है, तो ये सभी वहाँ पे पर्याप्त होते हैं। नेक्स्ट 32 में देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो क्या होता है, वह राज्यसभा के सभापति के सभी कार्य करता है, बिल्कुल नहीं, वह राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त करते, बिल्कुल सही बात, सभी वह विशेष उसको विशेषाधिकार प्राप्त होगा, जो भी वेतन भत्ता पेंशन सब वही उसको मिलेगा, मतलब भत्ते प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन बी पर्याप्त है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियाँ, बिल्कुल नहीं, पर सभी, ऐसा नहीं कि दोनों का प्राप्त होगा। नेक्स्ट 33 में हम लोग चलते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद का कौन कार्य करता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अभी हम लोग चर्चा किए, प्रश्न आ गया। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालेगा तो उस समय राज्यसभा के जो सभापति का कार्य कौन करेगा, वह उपसभापति करेगा। अभी हम लोग चर्चा किए कि उपसभापति की नियुक्ति कौन करता है, तो उपसभापति को जो नियुक्ति होता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों में से एक सदस्य को नियुक्त किया जाता है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 में 34 में क्या करा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, या कुछ
आकस्मिक कारण के कारण वह पद कितना माह तक रिक्त, अधिकतम 6 माह तक ही रिक्त रह सकता है, उसके बाद चुनाव कराना अनिवार्य है। तो वही करा, अधिकतम 6 माह तक वह पद पर उपराष्ट्रपति आसीन रह सकता है। 35 में देखिए, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है। कह रहा है राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता। ऑप्शन देखते हैं, राज्यसभा को विघटित कर सकता है, बिल्कुल नहीं, यह राज्यसभा के सभापति में भी पावर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, वह निरंतरता को शो करता है, दिखाता है, तो इसलिए वह कभी भंग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए पर्याप्त है। आगे भी पढ़ लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण, बिल्कुल जिस तरह से लोकसभा के सदस्यों का संरक्षण वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक उसी प्रकार यह राज्यसभा के सदस्यों का विशेषाधिकार का संरक्षण वह उसके सभापति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता करता है, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति एवं लोकसभा का प्रवक्ता करता है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन नहीं कर सकता, वह राज्यसभा का विघटित कर सकता है, यह नहीं कर सकता है। नेक्स्ट 36 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन असत्य, असत्य को चुनना है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत, पदच्युत का अर्थ होता है उसे पद से हटाना, करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल पड़ती है, महाभियोग प्रक्रिया ही उपयोग किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, तो बिल्कुल एक मतलब असत्य खोजना है ना, असत्य कौन है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का निर्णय निर्वाचन आयोग बिल्कुल नहीं, सभी अंतिम निर्णय क्या होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है और वही मान्य होता है, तो यह भी क्या है, सही नहीं है। चलिए अब देखिए, सी में कह रहा है, यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उसके द्वारा कार्य जो संपन्न किया जाता है वो अवैध नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, दोनों के द्वारा अगर मान लेते हैं कि कोई कार्य कर दिया गया है, उसके बाद निर्वाचन अवैध घोषित हुआ है, तो उसके द्वारा जो पहले काम किया गया वो मान्य होगा, तो सी तो पर्याप्त है। असत्य पूछा। अब देखिए ए और बी, ए में भी थोड़ा कंट्राडिक्ट लगा था, पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो प्रक्रिया का जरूर किया जाता है, लेकिन संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया, तो उसके अनुसार हम ए को सही मान के चलेंगे और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन चारों प्रश्न में सबसे जो है पर्याप्त आंसर बी होगा, जो निर्वाचन आयोग नहीं देखता है, सभी संबंधों अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होता है। 37 में देखिए, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर देना है। तो क्या है, काला, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए, तो क्या ऐसा प्रावधान भी है। तो चलिए, हम लोगों ने अभी देखा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये पहला प्रवक्ता, जिसमें से 89 की 1 में भी हम लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता तथा वह सभापति जो होता राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह सही बात है कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का बनने के लिए योग्यता अवश्य होना चाहिए। यहाँ पे योग्यता कर रहा, सदस्य तो नहीं कर रहा, योग्यता में क्या होना चाहिए कि जो भी योग्यता है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो ये सभी को भी वो पालन कर रहा हो, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता की बात की गई है और ना ही किसकी बात की गई है, सदस्यता की। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 2 खोजिएगा, क्योंकि राज्यसभा सतत पर हो रहा है, तो उसमें उम्र भी आ रहा है और उसमें वो सदस्य भी हो रहा है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। 38 में देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन कथन असत्य है। असत्य कौन सा कथन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, बिल्कुल सही बात है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वह एस राधाकृष्णन थे, जो लंबे समय तक रहे, 1952 से 62 तक रहे, 2 टर्म भी पूरा किए। उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो बिल्कुल नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव ठीक जिस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग करता है, तो इसमें भी निर्वाचन आयोग की भूमिका होती है, तो बी तो क्या लग रहा है, पर्याप्त नहीं लग रहा है। सी में चलिए आइए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जो न्यूनतम है वह 35 वर्ष ही पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग आपको पता होना चाहिए, पहले बात की 89 में क्या कहा गया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और वह क्या होता है, जैसे ही सभापति होता है, जब मतों की संख्या बराबर हो जाती है उस स्थिति में
वह निर्णायक मत देता है, जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष को भी यह अधिकार है। 40 में देखिए, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो लोकसभा राज्यसभा भाग लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, वो सिर्फ निर्वाचित होते हैं। तो इसमें मनोनीत सदस्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद के मनोनीत सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटा सकता करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया गया? क्या केवल लोकसभा में, केवल तो आपको पता होगा, अभी चर्चा हम लोग की है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी जो है वह प्रक्रिया सबसे पहले केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता, और प्रक्रिया क्या होता है, वह महाभियोग ऐसा ही प्रक्रिया होता है, और जो 2/3 बहुमत से क्या होगा, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 से पारित होना चाहिए विशेष बहुमत से। फिर उसको लोकसभा क्या करे, उसे स्वीकार करने के बाद साधारण बहुमत द्वारा पारित करेगा, तब वो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर केवल राज्यसभा ही हो जाएगा कि राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, उसके बाद लोकसभा उसे एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। 42 में देखिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो अभी चर्चा की है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो 1952 से लेकर 62 तक रहे थे। और आपको आगे हम लोग यह भी प्रश्न देखेंगे कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो पद संभालते हैं यह कौन होते हैं? एक तो राधाकृष्णन होते हैं और एक डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2012 तक 2 टर्म के लिए चुने जाते हैं। और भी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न कर रहा है कि जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे वो पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। एस राधाकृष्णन, आपको पता होगा एस राधाकृष्णन 52 से लेकर 1952 से 62 तक क्या रहे? उपराष्ट्रपति रहे। और आपको पता होगा जैसे ही क्या हो जाते, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद वो तो प्रधानमंत्री थे, इधर आ जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे ही 1962 में हटते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन होते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि 1962 से लेकर 5 साल के टर्म में फिर राधाकृष्णन होंगे। अब आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन की चर्चा हम लोग क्या कर चुके हैं, किए तो नहीं, अभी करेंगे। तो देखिए, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या होते हैं? करा राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व वो राष्ट्रपति नहीं थे। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या होते हैं? जब राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो उपराष्ट्रपति रहेंगे वह कब से कब तक रहेंगे? वह रहेंगे उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तो रहेंगे 1962 से लेकर 67 तक। जाकिर हुसैन क्या रहेंगे? जब राधाकृष्णन रहेंगे राष्ट्रपति तो वो उपराष्ट्रपति रहेंगे। तो उसके बाद फिर जैसे ही उपराष्ट्रपति के बाद फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन भी क्या होते हैं? 1967 से लेकर 69 तक वह राष्ट्रपति बनते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु आकस्मिक हो जाती है, आपको पता होगा ना, ये कार्यकाल में हो जाती है हार्ट अटैक के कारण, हृदय गति के रुक जाने के कारण। फिर वही डॉक्टर जाकिर हुसैन बनेंगे तो बीबी गिरी वहाँ पर होते हैं। अब देखिए, बीबी गिरी, क्या बीबी गिरी पहले राष्ट्रपति थे? तो बिल्कुल सही बात है, जो बीबी गिरी थे वह क्या थे? वह जब डॉक्टर जाकिर हुसैन बनते हैं राष्ट्रपति तो बीबी गिरी क्या रहते हैं? उस समय उपराष्ट्रपति होते हैं। और जैसे ही कार्यकाल में बीबी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु होता है तो क्या होते हैं? बीबी गिरी फिर उसी 1969 ईस्वी में क्या होते हैं? देखिए, 3 मई को मृत्यु होता है इनका। 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु होता है। और उस समय जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे होते हैं तो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी रहते हैं। जैसे बीबी गिरी मरते 3 मई से लेकर 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक क्या होते हैं? कौन रहते हैं? बीबी गिरी रहते हैं। और फिर आपको पता होगा ना, राष्ट्रपति का चुनाव होने लगता है। जैसे चुनाव होने लगता है तो इंदिरा गांधी के द्वारा इन्हें हिंट मिलने पर यह क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति का पद त्याग कर और वह राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये अपना पंजीयन करवाते हैं, खड़ा होते हैं। और आपको पता होगा मात्र बहुत ही कम अंतर से ये जीतते हैं, 50.2। और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति होते हैं जो द्वितीय चरण में यह जीत को हासिल करते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो क्या होते हैं? द्वितीय चक्र की मतगणना में। और अभी हाल में एक लेटेस्ट प्रश्न भी और गया, जो अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, जो 21 को काउंटिंग था, जिसमें से आप लोग देखे थे कि एक तरफ जो सरकार थी, जो ये बीजेपी की सरकार थी, एनडीए थी, जो सपोर्ट किसको कर रही थी? मुर्मू को, और विपक्ष में यशवंत सिन्हा थे। तो आपको ये पहला प्रश्न और भी देखने को मिलेगा कि तृतीय चरण, जिसमें क्या हो जाता है कि द्रौपदी जो मुर्मू भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और 22 तारीख को वो शपथ ग्रहण करते हैं। 22 को नहीं, 21 को तो काउंटिंग था ना, तो आप देख लीजिए, है ना, 24 को 25 जुलाई को वो शपथ ग्रहण करते हैं, यानी कि आज के ही दिन जिस समय ये क्लास चल रहा है। तो इस दिन क्या करते हैं? वो शपथ ग्रहण करते हैं। तो प्रश्न बन गया कि कौन ऐसे
क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं जो तृतीय चरण में क्या होते हैं, वो जीत हासिल करते तो द्रौपदी मुर्मू होते हैं, और अपोजिट में यशवंत सिन्हा। तो वह भी ध्यान में रखने का प्रश्न है। तो ज्ञानी जैल सिंह जो तो उपराष्ट्रपति नहीं थे। नेक्स्ट देखिए 44 में देखते हैं किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए। अब देखिए अब ज्ञानी जैल सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो क्या थे, वह पहले उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व ज्ञानी जैल सिंह जो होते हैं वो डायरेक्ट वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रथम सिख राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 44 में हम लोग देखेंगे कि 44 में क्या कर रहा है, कह रहा है किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। तो कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, बीबी गिरी है, बी डी जत्ती हैं और एम हिदायतुल्लाह है। तो 2 पूर्ण अवधियों के लिए जो उपराष्ट्रपति का पद संभालते हैं कौन कौन, अभी हम लोग चर्चा किए कि कुछ ऐसे प्रश्न भी एक देखने को मिल गया था ना कि जो उपराष्ट्रपति का है क्या पुनर्निर्वाचन हो सकता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हाँ उसके लिए संविधान में क्या किया गया, मतलब उसका वर्णन नहीं किया गया, तो पुनर्निर्वाचन हो सकते हैं, जिसमें से हम लोगों ने चर्चा किया था एस राधाकृष्णन और ये कौन थे, डॉक्टर हामिद अंसारी। तो वह कौन थे, पद संभाले थे 2 पूर्ण अवधियों के लिए, तो वह डॉक्टर राधाकृष्णन। कब कब 2 अवधियों के लिए, वह 1952 से 62 तक उपराष्ट्रपति के पद को संभाले थे। और एक डॉक्टर हामिद अंसारी थे जो 2007 से 2012 तक 2 टर्म के लिए क्या किए थे, उपराष्ट्रपति का पद संभाले थे। और बीबी गिरी की तो चर्चा हुई है, खतरनाक चर्चा। फिर आप देखेंगे कि वही बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा होते हैं और वो मात्र बारीकी अंतर से राष्ट्रपति बनते हैं 50.2 और द्वितीय चक्र की मतगणना में। और आपको ये भी पता होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, किस तरह से काउंटिंग होता है, उन सभी की हम लोगों ने चर्चा किया। निर्वाचक मंडल की भी चर्चा किया और निर्वाचन की प्रक्रिया को भी चर्चा किया, किस तरह से ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। इसमें से हम लोगों ने 4 व्यक्ति को लिया था, ABCD को लिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रथम चक्र में प्रथम वरीयता क्रम में जो किसकी प्रायिकता दी जाती है, फिर द्वितीय वरीयता में किसे द्वितीय क्रम पर वरीयता दी जाती है, उन सभी को हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट 44 के बाद 45 में हम लोग आते हैं। 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। कह रहा कौन निर्विरोध नहीं चुने गए, यानी कि निर्विरोध मतलब बिना कोई विरोध के वो डायरेक्ट क्या हो गए, उपराष्ट्रपति बने। तो निर्विरोध नहीं चुने गए कौन होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन में हुआ था, डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह। अगर एम हिदायतुल्लाह की बात की जाए तो यह भी थे। अब बचा ऑप्शन क्या, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और RK नारायण। तो चलिए, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी वह भी निर्विरोध नहीं चुने गए थे, इसमें भी अपोजिशन में आए थे। लेकिन RK नारायण जो थे, इनका जब हुआ था ये निर्विरोध चुने गए थे AK नारायण। तो हो जाएगा AK नारायण हो जाएगा। अब थोड़ा सा और भी चर्चा कि राधा कृष्णन तो याद ही हो गया, 62 से 52 तक रहे थे। एम हिदायतुल्लाह देखिए एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी रहे। ये कब रहे, वही जब बीबी गिरी जब क्या होते हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देते हैं। वह इस्तीफा कब देते हैं, वह देते हैं 20 जुलाई को देते हैं। तो वही 20 जुलाई से 24 अगस्त तक एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करते हैं। और फिर उससे पहले एम हिदायतुल्लाह क्या होते हैं, उसके बाद समझिए, क्योंकि 1969 होता है ना, तो एम हिदायतुल्लाह जो होते हैं 1979 से लेकर 5 साल के टर्म में 84 तक क्या होते हैं, वह उपराष्ट्रपति के पद पर होते हैं। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में बात की जाए तो ये शायद जो टर्म इनका होगा, शंकर दयाल शर्मा है ना, इनका टर्म 8वां टर्म होगा, 1987 से 1992 के बीच में होगा। और RK नारायण 1992 से 97। चलिए नेक्स्ट देखिए 40 में किस एक मात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, कौन एक ऐसे राष्ट्रपति थे, क्या गोपाल स्वरूप पाठक थे या BD दत्त थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह कब से कब तक थे, वह थे 1989 से 1984 तक। और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके थे। और ये कृष्णकांत, तो इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वह कृष्णकांत होगा, जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, कृष्णकांत रहे थे 1997 से कितने के बीच में, कृष्णकांत 2002 के बीच में रहे थे, है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब सोचिए
क्या प्रश्न प्रश्न कहा गया किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति में, तो वह हो जाएगा बीबी गिरी। अभी हम लोग चर्चा किए कि बीबी गिरी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति होते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या हो जाता है, दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है 1969 ईस्वी में, और वह 3 मई 1969 ईस्वी को। उस समय जो बीबी गिरी होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनते हैं, जो 3 मई से 20 जुलाई तक रहते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होने लगता है, और उस चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा इन्हें हिंट मिल जाता है और यह उपराष्ट्रपति का पद को त्याग देंगे, और फिर क्या होंगे, राष्ट्रपति के लिए ये खड़े होंगे। और वही जो त्यागेंगे तो कुछ समय के लिए जो खाली रहेगा उस समय एम हिदायतुल्लाह जो पहले क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पे काम करेंगे 20 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में। थी काफ़ी दिलचस्प कहानी है, चर्चा कई बार हुई है। और 48 में देखिए निम्नलिखित में से कौन ने सर्वाधिक, क्योंकि इसी में अंतरात्मा की आवाज़, जिसमें इंदिरा गांधी के द्वारा अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो प्रयोग किया जाता है उन शब्दों का। उसके बाद तो हर चुनाव में किया जाता है, लेकिन सफलता वैसे देखने को नहीं मिलता है जो उस समय मोड़ लिया था अंतरात्मा की आवाज़। 48 में देखिए, क्योंकि पता है क्या हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस के तो जरूर थे कि, लेकिन जो वर्किंग कार्य कांग्रेस कमेटी थी वो नहीं चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी के अनुरूप राष्ट्रपति बने। वो उसके विरोध में नीलम संजीव रेड्डी को उस समय खड़ा किया था। तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो चाह रही थी नीलम संजीव रेड्डी बने, और इधर बीबी गिरी को हिंट मिल गया था। और उधर चुनाव से पहले क्या इंदिरा गांधी अपने सभी विधायकों को, एमपीओ को कह चुकी थी अपने अंतरात्मा के प्रयोग करें, यानी अंतरात्मा की आवाज़ से वोटिंग करें, तो प्रयोग हुआ था। तो इसलिए वह शब्द का प्रयोग काफ़ी है, होता है, प्रश्न भी पूछा जाता है। और शुरू में तो इंदिरा गांधी, ऐसा बात नहीं, जब प्रथम बैठक हुआ, जब जैसे ही दिल का दौरा हुआ 11 जनवरी को बैठक हुआ, तो इधर ये जगजीवन राम को ये प्रस्ताव करती है इंदिरा गांधी, लेकिन कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी होते हैं वो इससे प्रस्ताव को ठुकरा देती है। फिर वो रेड्डी को इसके अपोजिट में लाती हैं, फिर रेड्डी इसको मना कर देते हैं। तो इस तरह कहानी है, चर्चा हुई है, संक्षेप में हम लोग यहाँ भी एक बार रिकॉल कर लिए। 49 में देखिए निम्नलिखित में से कौन, 48 तो हो गया ना, उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहा सर्वाधिक समय तक, चलिए तो डॉक्टर राधाकृष्णन हो गए। 49 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे, तो सबसे कम समय के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर बात की जाए तो वह क्या रहे थे, यानी कि आपको पता होगा ना, जब राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति कब बने थे, वह 1969 में, 1967 से 69 के बीच में ये रहे थे। सॉरी डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन तो फुल टर्म किए थे ना, क्योंकि उस समय जब वो राष्ट्रपति रहते हैं कब, तो 62 से लेकर 67 तक तो ये फुल टर्म तक रहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि 67 के बाद वो राष्ट्रपति बनते हैं, फिर दिल का दौरा आता है। बीबी गिरी 67 से लेकर 69 तक रहेंगे। उसके बाद अगर क्या बात की जाए, बी डी दत्त की बात की जाए, तो बी डी दत्त भी क्या रहेंगे, बी डी दत्त जो होंगे यह भी फुल रहेंगे, मतलब ये फुल टर्म पूरा करेंगे। बी डी दत्त 1974 से 79 तक, यानी कि 1974 से 1979 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी फुल टर्म पूरा करेंगे। तो ये बीबी गिरी हो जाएंगे ना सबसे कम समय तक, वो चारों में से, इस चारों प्रश्न को देखने में से तो बी ही लग रहा है कि 67 से 69, क्योंकि दिल का दौरा पड़ जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का इधर, और इस दिल का दौरा पड़ने के कारण इन्हें फिर क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति का निभाना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा भी दे देंगे। चलिए 50 में देखिए, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, तो बिल्कुल नहीं करा। उपराष्ट्रपति को जो वेतन होता है वह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए नहीं, वह राज्यसभा का सभापति होने के लिए उन्हें वेतन एवं भत्ते दिया जाता है। तो ऑप्शन 1 तो गलत है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए, तो यह ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए वेतन भत्ते आदि दिया जाता है। 51 में देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति का पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है, तो जो अभियोग लगाया जाता है वह किसके द्वारा, वह राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। फिर उसे राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित कर लोकसभा में भेजती है, तो फिर साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा से पारित करता है। तो यही जानना चाह रहा है प्रश्न। 52 में देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभालता कौन, पद संभाला कौन कौन, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद करिए, अभी हम लोग चर्चा किए मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले तो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं मात्र 20 जुलाई से 24 जुलाई 1969 के लिए। उसके बाद 1979-5-84 तक ये क्या रहते हैं, हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। नीलम संजीव रेड्डी होते हैं वो जो निर्विरोध चुने जाते हैं, क्योंकि बीबी गिरी के अपोजिट में खड़ा होते हैं, उसके बाद वो निर्विरोध होते हैं तो राष्ट्रपति के लिए चुने जाते हैं। यह उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, तो क्या हो जाएगा, 1 नहीं हुआ। फारूक अली अहमद है, अगर फारूक अली अहमद की भी बात की जाए तो फारूक अली अहमद भी क्या है, वह पहले राष्ट्रपति नहीं रहे थे, 5वां राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री के रूप में थे जो राष्ट्रपति चुने गए।
1974 से 77। तो एम हिदायतुल्लाह और संकल दयाल शर्मा हो जाएगा, क्योंकि संकल दयाल शर्मा जो हैं वह क्या थे, वह उपराष्ट्रपति के रूप में 1887 से 92 के बीच में रहे थे। तो 1 एवं 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और संकल दयाल शर्मा। थोड़ा सा अगर आपको स्टोरी पता है ना तो याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ओरली याद करने बैठेंगे तो याद करेंगे और बोलेंगे, रिलेट रखिए एक दूसरे से तो बिल्कुल याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए नीलम संजीव रेड्डी क्यों बने निर्विरोध, वो भी पता चल गया कि बीबी गिरी जब खड़ा हुए थे तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन्हीं को खड़ा की थी, तो मात्र वो 50.2 वोट से जीते थे। उसके बाद फिर नीलम संजीव रेड्डी क्या होते हैं, निर्विरोध खड़ा होते हैं, निर्विरोध चुने जाते हैं 6वां राष्ट्रपति के रूप में। और फारूक अली अहमद की तो चर्चा हो ही गई कि ये राष्ट्रपति क्या थे, फारूक अली केंद्रीय मंत्री के रूप में थे। बीबी गिरी के बाद यही फारूक अली अहमद बनते हैं ना। चलिए 53 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। कह रहा भारत के संचित निधि पर वो भारित नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के संचित निधि पर भारित कौन कौन है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, इन सभी का संचित निधि पर भारित है। अब आपके माइंड में अभी हम उपराष्ट्रपति बोल, चलिए पढ़िए भारत के राष्ट्रपति का वेतन, बिल्कुल भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन। अगर हम उपराष्ट्रपति की चर्चा कर लें, आपके माइंड में लग रहा हो कि उपराष्ट्रपति होगा, चलिए इसे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा का अध्यक्ष के वेतन भत्ते, तो आपको लग रहा होगा डी होगा, तो नहीं बी होगा। क्योंकि बी इसलिए होगा ना क्योंकि यहाँ शब्दों का खेला है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 89 का एक में हम लोगों ने चर्चा किया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता, और वह जो है उसका जो वेतन भत्ता होता है वह उपराष्ट्रपति के लिए नहीं, राज्यसभा का पदेन सभापति के लिए दिया जाता था। यहाँ पर उपराष्ट्रपति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तब यह प्रश्न सही होता था, इसलिए गलत हो जाएगा। भारित नहीं उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया जाता, वो सभापति के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट 54 में देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के दोनों सदस्य भाग होते हैं, संसद के सदस्यों के द्वारा ही पर्याप्त हो जाएगा। इसमें राज्यसभा है, इसमें संसद के निर्वाचित है, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पर विधानसभा है, ये भी गलत। चलिए 55 देखिए, 55 में कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो पदेन सभापति राज्यसभा का होता है। और आपको अभी हम चर्चा किए कि अनुच्छेद 89 में यह स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। फिर 56 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद लगातार 2 बार कौन रहा था, तो वह लगातार 2 बार डॉक्टर राधाकृष्णन 52 से 62 तक, और डॉक्टर हामिद अंसारी रहे थे 2007 से 2012 तक। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है, वह गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। अपनी पदावधि के समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे है, तो वह किसे है, वह संसद को ही है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। एस राधाकृष्णन, चलिए भारत का वह भारत में वह कौन एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि भारत के वे कौन एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति जिन्होंने राधाकृष्णन के बाद दूसरे, तो अभी हम लोग चर्चा किए ना, डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2012, तो स्वाभाविक सी बात है सी हो जाएगा। शंकर दयाल शर्मा की चर्चा हम लोग कर ही ली, A.K. नारायण की भी चर्चा कर ही ली कि ये लोग क्या हुए कि क्या हुए, डबल अनुक्रमिक नहीं अवधि को पूरा किए, 2 ही किए थे, एक डॉक्टर एस राधाकृष्णन और एक थे डॉक्टर हामिद अंसारी। 60 में देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये। क्या युवा हिवस के राजदूत थे, UGC के अध्यक्ष थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे, सोवियत संघ के राजदूत थे। तो देखिए डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जब वह 1952 से 62 तक क्या रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, उससे बनने से पहले 1946 ईस्वी में वह यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई थी। तो वह सोवियत संघ के राजदूत थे क्या, उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व। तो ये ध्यान में रखिएगा। सोवियत संघ आपको पता होगा उसका विघटन हो गया, उसमें पहले 15 क्या थे, मतलब स्वशासित देश थे, जिसमें सबसे बड़ा रूस था और अन्य थे, वो सभी अब स्वतंत्र हो गए, विघटन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने उपराष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्नों को देखा और उनकी कार्य अवधि, उनकी संरचना, कार्यप्रणाली को समझा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।